हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में जीएस सेशन में ऐसे प्रश्न को उठाने का एक मुहिम चला है जहां पे डाउट ज़्यादा रहता है और जहां से बार बार क्वेश्चन का आंसर गलत होने का चांसेस रहता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डाउटफुल वाले देखेंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चन तो पढ़ के समझना आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे बार बार डाउट होता रहता है या बीच बीच में जहाँ बदलाव हुआ है, ऐसे प्रश्न को आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, इसके बारे में 4 विकल्प दिए हुए हैं। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। विकल्प ए, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। डी, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है सी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, देखना पड़ेगा क्या है। पूरा पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये IAS 2017 का प्री का सवाल था। देखते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी समान सीट सिक्किम के अतिरिक्त, देखिए सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के किसी नागरिकों को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासी जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप को पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। देखिए 3 रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि आंसर ये कह रहा है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है। एक तो सिक्किम वाला हो गया पहला, दूसरा ये हो गया लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और असम का स्वायत्तशासी जिले। ये 2-3 ऐसे हैं जहाँ पे ये लागू नहीं होगा। अगला देखें। जबकि देश के अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजातीय क्षेत्र के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। अब देखिए, वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन। ऐसे प्रश्न को हमें लाइन टू लाइन याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे विकल्प के रूप में जब देता था हम वहाँ फंस जाते हैं और हम केवल ये पहला वाला जो इसमें सी आंसर उसी को पकड़ के चलते हैं, और उसमें विकल्प हो सकता है दूसरा पूछता हो और हम लोग इसको, जैसे असम का हो गया, सिक्किम का हो गया और लक्षद्वीप का हो गया, ये सब एक्सेप्शन जो है इसको हमको देखते हुए चलना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं ये जो वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 2004 से लेके 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, ये असम राज्यसभा सीट से थे। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटा होता तो शायद वो वहाँ से राज्यसभा सीट से नहीं होते निर्वाचित। तो ये 2003 से हट गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी चीज़ों बारीक बारीक चीज़ें जहाँ से मैं कन्फ्यूजन, जहाँ से मैं डाउट वाले प्रश्न आते हैं, जहाँ हम नहीं सॉल्व कर पाते, हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे प्रश्नों को लाया जाएगा प्लेटफॉर्म पे, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे, जहाँ आपको सोल्यूशन मिलेगा और आपका ध्यान भी उधर आकर्षित होगा, आप भी वहाँ पर पढ़ें। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये घटना चक्र की बुक से ही लिया गया है। और यहाँ से ज़रूरत ये है कि कैसे प्रश्न में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बस इसलिए इस चैप्टर को बताया जा रहा है, ऐसे प्रश्न को बताया जा रहा है कि आपको सतर्क कहाँ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लॉजिकल वाले प्रश्न नहीं हो तो सब लोग सही करके आ जाते हैं, लेकिन 10-20 ऐसे प्रश्न आते हैं जो लॉजिकल होते हैं और वहाँ पे ही कट ऑफ डिसाइड होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं?
देखते हैं इधर ऑप्शन जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। तो यहाँ पे 2005 का प्रश्न था, फिर भी देखते हैं जनसंख्या के आधार पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो, तथा राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 81 भाग 2 क में इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने का बंद करता है। नंबर 1 का जो है विभिन्न राज्यों में, और एक राज्य से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। जब बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, ऐसे प्रश्न को उठाया गया। अगला देखते हैं, यहाँ देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर होता है। तो यहाँ पर दिया गया 1961, 1971, 1981, 1991। हालांकि ये सबको पता है कि 1971 से होता है, लेकिन इसकी व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं संविधान का अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई। पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तथा संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया। मतलब अब जो सीटें आवंटित होंगी वो 2026 के जनगणना, मतलब 2021 की जनगणना होगी और 2026 में आवंटन होंगी सीटों का। अब देखते हैं अगला। अब ये देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। देखते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। हालांकि आपको पता है सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या ये मध्य प्रदेश में है। तो देखते हैं आंसर, यही आंसर है। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। अब आपको ये बताना है कि टोटल सीटें लोकसभा की कितनी मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। पहले बिहार में हुआ करती थी जनजातीय सीटों की संख्या, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया बिहार से 15 नवंबर 2001 को, तो 2000 को तो ये सीटें अब झारखंड में चली गई, तो ये बिहार 0 हो गया इसके लिए। जबकि गुजरात में 4 सीटें हैं। अगला देखें, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट 2022 में है। देखते हैं क्या है, 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। तो ये उस समय का था, अब नया लेटेस्ट आया, इसलिए इसका देखना बहुत ज़रूरी है। क्या, इसकी व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, प्रश्न काल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए। कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों में से जो छोटे राज्य हैं और संघीय क्षेत्रों में 75 लाख रुपए है। अब याद रखें कि एक लोअर जो लोकसभा की सीटें हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं छोटे राज्यों की, वहाँ पे 75 लाख है। जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे 95 लाख है। अब ऐसे विधानसभा हम देखते हैं क्या है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 40 लाख। अब कुछ राज्यों संघीय क्षेत्रों जो छोटे हैं उनमें 28 लाख है। तो ये चारों चीज़ें हमें याद करनी होगी। इसको बार बार इसलिए रिमाइंड किया जा रहा है कि ऐसे प्रश्न को आप समय रहते ही पढ़ लें, ताकि आपको समस्या ना हो, वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने। अगला देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ये ऐसे हमने रिमाइंड, सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन रिमाइंड के लिए रख लिया, थोड़ा अच्छा लगा। तो देखते हैं, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब देखते हैं अगला, लोकसभा का नेता कौन होता है। बहुत इम्पोर्टेंट और
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ तो ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, वो देखते हैं एक्सेप्शन क्यों है। देखो आप, चूँकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है, लोकसभा सदस्य हो। कहने का मतलब है, अगर प्रधानमंत्री मान लो इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के जो है नेता भी कहे जाएंगे। लेकिन अगर ये राज्यसभा से निर्वाचित होते और ये प्रधानमंत्री बनते तो किसी लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का नेता घोषित किया जाता या चुना जाता। तो ये कहने का मतलब, अगर राज्यसभा का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हम लोकसभा के नेता को प्रधानमंत्री के इतर दूसरे को घोषित करेंगे। ये कहने का मतलब है, डिफरेंशिएट है। तो ये बारीक बारीक प्रश्न है और इसके आंसर है, देखना जरूरी है। देखते हैं, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। अब देखिए ये कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब देखिए, स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता, देखते हैं इसका। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। वह पहले ही लोकसभा सदस्य, सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। अब ये देखते हैं, ये भी यहाँ पे भी थोड़ी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी आपको। ऑप्शन ए, वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर हो तो होने के नाते टाई के रूप में। तो ऑप्शन डी सही होगा। आपको पता है कि जब टाई पड़ जाता है तो ये अपना निर्णायक वोट देते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और अच्छी चीज़ें। अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर अपने कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर परमता मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना है कि जैसे अनुच्छेद 96(2) में कहा गया है कि जब उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही हो तो संसद में जो लोकसभा में उपस्थित होंगे और वोट भी कर सकते हैं अध्यक्ष, लेकिन वो तब नहीं करेंगे जब निर्णायक मत देना होगा। ये प्रथम मतलब पहली बार वोट कर सकते हैं। लेकिन जब ये नॉर्मल होता है, जब समान समय होता है, जब कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं चल रही होती लोकसभा में, तो ऐसे लोग ऐसे अध्यक्ष जो हैं वो समानतः प्रथम बार वोट नहीं कर सकते। जब निर्णायक वोट आता है, तब निर्णायक वोट की ज़रूरत होती है, तब ये वोट करते हैं। मतलब एक समान तौर पे जब अध्यक्ष का कार्यकाल चल रहा होता है तब उसके विपरीत होता है जब इनके ऊपर महाभियोग कह सकते हैं या कोई इन्हें इनके पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में चल रही होती तब। हालांकि ऐसा राज्यसभा में नहीं है कि उनके पद से हटाने की प्रक्रिया सभापति उपसभापति की चल रहा हो और वो वोट कर सके। उन्हें ये भी हक नहीं कि वो प्रथम बार भी वोट कर सकें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि वो प्रथम बार वोट कर सकता है, लेकिन निर्णायक वोट नहीं कर सकता जब ये प्रक्रिया उनके हटाने की राज्यसभा या लोकसभा में, मतलब राज्यसभा में उनके लिए और लोकसभा में उनके लिए चल रही हो। तो ये थोड़ा सा बहुत बारीक चीज़ें हैं, आप लोग देखते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला देखते हैं, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, अब देखते हैं क्या अधिकार प्राप्त है, अधिकार भी देखते हैं इनको क्या प्राप्त है। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के अधिकार नहीं रखते हैं। तो सी सही होना चाहिए। हाँ, सी सही है कि मत बराबरी, जब ये लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ अध्यक्ष के पास की सारी शक्तियाँ उपाध्यक्ष के पास मतलब चली जाएंगी, वो उस समय अध्यक्ष का ही काम करेगा। देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वो प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पत्र देने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना बारीक है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकसभा के विचार विमर्श भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वो सदन का डिवाइड रूल जो है कि वो निर्णायक वोट दे सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, विचार विमर्श भाग नहीं ले सकता जब वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है। जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। मतलब जब अध्यक्ष मौजूद हो तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह विचार विमर्श में भाग भी ले सकता है, प्रथमतः वोट भी डाल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो बहुत ही रोचक हैं आपको देखने को मिलेंगे आगे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके अंदर नियंत्रित होता है ये देखते हैं। इसमें बहुत बारीक चीज़ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक अलग सी चीज़ है, वो भी आपको आज देखने के लिए मिलेगी। इसमें देखेंगे आप, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में काम करता है। इतना ध्यान रखिए, ये पॉइंट पकड़े, निर्देशन में और नियंत्रण में काम करता है। उसे सचिवालय कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। लोकसभा के महासचिव, अब यहाँ पे देखें, जैसे लोकसभा राज्यसभा का सचिवालय है तो वो राज्यसभा के सभापति के अधीन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन नियंत्रण में तो है, लेकिन वो महासचिव की सहायता से काम करता है। तो इतना ध्यान रखिए कि वो सीधा महासचिव के अंदर होता है लोकसभा का जो सचिवालय है। और ये दोनों ऑप्शन में आए तो अगर लोकसभा अध्यक्ष ना आए तो आपको लोकसभा के महासचिव को मतलब टिक करना होगा। बहुत ही क्लोज आंसर होगा ये। अगला देखिए। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही अच्छे रोचक प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके बीच में आते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बीच बीच में गुमराह भी करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि ऐसे प्रश्न को उठाया जाए जो काफ़ी उलझे हुए प्रश्न हैं और उसे आपके सामने रखा जाए ताकि आपका ध्यान वहाँ पड़े। और मेरा मोटिव ये है कि आपको वहाँ तक ले जाना जहाँ पे आपको फंसने का भी आप एग्ज़ाम में देख रहे हैं तो शायद ध्यान ना दें एग्ज़ाम से पहले। तो आप एग्ज़ाम से पहले इसको बार बार ऐसे प्रश्न को देखें। जो प्रश्न इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और वो बार बार ऐसे उलझे हुए प्रश्न देते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को एक जगह नोट कर लें या उस पर कलर कर दें आप बुक में कि हमें ऐसे प्रश्न को बार बार पढ़ना ताकि हमारे प्रश्न सही हों। तो दोस्तों अगर चैनल पे आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और जुड़े रहें चैनल से। आपको ऐसे ही रोचक प्रश्न मिलते रहेंगे जहाँ पे आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। धन्यवाद।